सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में गदर क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में हालात और बदतर हो गए। ब्रेक करिए। हजारों प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद में घुसे, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए। इस्लामाबाद में जगह जगह आगजनी। इस्लामाबाद की सड़क पर जमकर बवाल हो रहा है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पुलिस लाइन के सामने लोग आगे बढ़ रहे हैं, कंटेनर के ऊपर आगे की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरी बड़ी खबर सीधा आइए। लाहौर में बीच सड़क पर आगजनी हुई है। लाहौर में बीच सड़क पर आगजनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने कंटेनर में लगाई आग। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। ये देखिए, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई है। लाहौर में कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए हैं। 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी इस वक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तीसरी बड़ी खबर सीधे आइए। कराची में प्रदर्शनकारियों की लाठी डंडे से पिटाई है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, कराची में प्रदर्शनकारियों की लाठी डंडे से पिटाई। प्रदर्शनकारियों को कॉलर पकड़कर पुलिस वैन में बिठाया गया है। यह इंफॉर्मेशन आ रही है। दिखाइए जरा जो इंफॉर्मेशन है। कराची में कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, हर जगह यही हालात है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। हिंसा और हंगामे के बीच पाकिस्तान लौटे आर्मी चीफ। बड़ी खबर, आर्मी चीफ मुनीर को सेना की तरफ से दी गई जानकारी। बड़ी खबर, ओमान और कतर को की आधिकारिक यात्रा पर थे हसीम मुनीर, वापस पाकिस्तान लौटे हैं। और थोड़ी देर पहले एक और खबर आई है। इमरान खान के घर के पास गोलीबारी हुई है। यह इंफॉर्मेशन भी आई है थोड़ी देर पहले। लेकिन अब हम बात करते हैं जलते पाकिस्तान की। पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से ही पड़ोसी मुल्क सुलग रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, पेशावर में हालात बेकाबू हो चुके हैं। यहां खुलेआम फायरिंग की जा रही है। AK-47 से लैस प्रदर्शनकारियों ने जमकर गोलियां बरसाई। ये देखिए विजुअल्स। अब आप कौन है ये लोग जो इस तरीके से गोलीबारी कर रहे हैं? AK-47 के अलावा प्रदर्शनकारियों के हाथों में पिस्तौल भी नजर आई है। पिस्टल से गोली दागते दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है पड़ोस में बिगड़े हालात का असर सीमा के इस बार भारत में भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर में G20 समिट होने वाली है। पाकिस्तान का आतंकी इतिहास बताता है कि जब जब वहां हालात बिगड़े हैं तब तब ध्यान भटकाने के लिए फौज और आतंक के आकाओं ने मिलकर यहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। आज हम इस पन्ने को पलटने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले पेशावर में हिंसा की कुछ और तस्वीरें देखिए। आज बवाल का दूसरा दिन था। दूसरे दिन सबसे ज्यादा तनाव इसी शहर में देखने को मिला। सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारियों ने रेडियो पाकिस्तान पर हल्ला बोल दिया, बिल्डिंग में घुसे और जमकर आगजनी की। पेशावर की सड़कों पर उत्पात मचाया। एक एम्बुलेंस में पहले तोड़फोड़ की, फिर उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि वहां पर अस्पतालों में भी तोड़फोड़ की खबर है। यहां उग्र प्रदर्शन के बीच कई जगह आगजनी की घटनाएं हुई हैं। ऊंचाई से देखने पर हर तरफ धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। यहां इमरान के समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें भी हुई है। पथराव कर रहे उपद्रवियों पर लाठी चार्ज किया गया। जवाब में उन पर पत्थरबाजी भी की गई। अकेले पेशावर में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 दिन के दंगे में अब तक 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस्लामाबाद में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सरकारी दफ्तरों के बाहर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। पूरे पाकिस्तान के पंजाब में आर्मी को बुला लिया गया है। पूरे शहर में आर्म्ड फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है। इस्लामाबाद में 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तान में 1000 से ज्यादा PTI समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। इस सब के बीच में पाकिस्तान में ऐसा पहली बार है जब जनता सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। सेना को खुला चैलेंज दे रही है। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखने से पहले आपको इमरान खान का सबसे बड़ा डर दिखाते हैं। उन्हें आज न्याब कोर्ट में 14 दिन की रिमांड के लिए पेश किया गया, बल्कि जहां पर वो थे वहीं पर कोर्ट लगाई गई। ये उसी समय की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो एक कुर्सी पर बैठे थे। इसी मामले पर अदालत ने सुनवाई की। उन्हें 8 दिन की रिमांड में भेज दिया गया, लेकिन उससे पहले इमरान ने कोर्ट रूम में
सभी को चौंकाते हुए अपनी हत्या की आशंका जता दी। मैं 24 घंटे से वॉशरूम नहीं गया, मेरी हत्या की जा सकती है। डॉक्टर फैसल को बुलाओ। मैं नहीं चाहता कि जो मकसूद के साथ हुआ वो मेरे साथ हो। वो इंजेक्शन लगाते हैं और इंसान धीरे धीरे मर जाता है। इमरान खान की तरफ से उनके वकील ने भी यही डर सुप्रीम कोर्ट में जताया है। असल में उनकी गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सबसे बड़ी अदालत में याचिका दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इमरान ने आखिर किस मकसद की बात की, उसके साथ क्या क्या हुआ था, मकसूद की बात की। हमारे पास इससे जुड़ी अहम जानकारी है। इसका पूरा नाम है मकसूद अहमद। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शरीफ की रमजान शुगर मिल में चपरासी था। शरीफ परिवार पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग केस में दूसरा मुख्य गवाह था। उसी के बैंक खाते के जरिए अरबों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप शहबाज शरीफ और हमजा पे लगा था। 9 जून 2022 को यूएई में संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई थी। इमरान की पार्टी तब से लगातार मकसूद चपरासी की मौत को हत्या बताकर पीएमएलएन पर हमला करती रही है। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या इमरान इतिहास बदल देंगे या फिर मार दिए जाएंगे? क्या उनका हश्र भी पाकिस्तान के 4 पूर्व प्रधानमंत्रियों की तरह होगा? 16 अक्टूबर 1951 को पाकिस्तान के पहले पीएम लियाकत अली खान को की गोली मारकर हत्या की गई। तब वो रावलपिंडी में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस कत्ल का मकसद आज भी रहस्य है। दिसंबर 1963 में 5वें पीएम हुसैन शाहिद सोहरावर्दी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई। वो बेरूत के एक होटल में मृत पाए गए थे। बाद में आधिकारिक तौर पर इसका कारण दिल का दौरा पड़ना बताया गया। 4 अप्रैल 1979 को तत्कालीन पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। जनता ने उनकी फांसी को न्यायिक हत्या माना था। 27 दिसंबर 2007 को तत्कालीन पीएम बेनजीर भुट्टो को रावलपिंडी में गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। इमरान शायद इसीलिए हत्या का डर जता रहे हैं क्योंकि एक बार उनके ऊपर ऐसा अटेम्प्ट हो चुका है। हालांकि गिरफ्तारी से ठीक पहले उन्होंने सेना और शरीफ सरकार को क्या चुनौती दी थी, यह भी देखना जरूरी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान खान ने चुनौती दी वहां की फौज को और 3 घंटे के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। इमरान की अरेस्टिंग अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में कथित भ्रष्टाचार के मामले में हुई थी। लेकिन तब से इस देश के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। लाहौर, कराची, पेशावर, एबटाबाद, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में स्थिति नाजुक है। यहां मोबाइल और इंटरनेट सेवा पूरी तरह बंद कर दी गई है। पाकिस्तानी चैनलों को खबर दिखाने पर रोक लगाई गई है। कई चैनलों के सैटेलाइट लिंक बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स पर भी बैन लगाया गया है। पाकिस्तान के पंजाब में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। यहां 10 कंपनियां तैनात की गई हैं और खुद पाकिस्तान के पंजाब की सरकार ने गुजारिश की खैबर पख्तूनख्वा केपी में भी सेना को बुलाया गया है। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए यहां भी फौज को उतारा गया है। इस बीच इमरान के अलावा उनके 2 करीबी नेता भी अरेस्ट किए गए। शाम को पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया। उन्हें पुलिस स्टेशन सेक्रेटरीट इस्लामाबाद ले जाया गया। हालांकि देर शाम कुरैशी के ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी गई कि उन्हें सिर्फ चेतावनी दी गई है। सुबह पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री असद उमर की गिरफ्तारी हुई। उनकी अरेस्टिंग हाईकोर्ट के बाहर से हुई। इमरान की पत्नी बुशरा पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन इससे बेपरवाह इमरान प्रदर्शनकारियों को कस्टडी में रहते हुए भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वकील के जरिए संदेश भिजवाया गया कि चाहे मार्शल लॉ लगे या सेना कत्लेआम मचाए, डरने की जरूरत नहीं है। रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ते रहना है। यह पहली बार पाकिस्तान की फौज के खिलाफ खुली बगावत है, जिसको पाकिस्तान की फौज ने ब्लैक चैप्टर कहा है और जनता इमरान के साथ खड़ी है। तकरीबन 27 इंजर्ड जो है बुलेट इंजरीज के साथ यहाँ पर LRH लाए गए हैं।
वैसे पाकिस्तान में इमरान पहले ऐसे पीएम नहीं हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तान के पहले पीएम हुसैन शाहिद सोहरावर्दी को 1962 में बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया गया था। उन्हें कराची सेंट्रल जेल में डाल दिया गया था। इसके बाद साल 1974 में तत्कालीन पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो पर एक हत्या के मामले में साजिश रचने के आरोप लगे और सितंबर 1977 में गिरफ्तारी हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने कानूनी आधार न मानते हुए उन्हें रिहा किया, लेकिन बाद में मार्शल लॉ रेगुलेशन 12 के तहत फिर से अरेस्ट किए गए। 1985 में पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो अपने भाई के जनाजे में शामिल होने पाकिस्तान लौटी, लेकिन 90 दिनों के लिए नजरबंद की गई। 1986 में सरकार की निंदा करने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। 1999 में तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ को जनरल परवेज मुशर्रफ ने 10 साल के लिए निर्वासित किया। वो सितंबर 2007 में पाकिस्तान लौटे, लेकिन इस्लामाबाद उतरते ही गिरफ्तार कर लिए गए और निर्वासन के बाकी 3 साल पूरा करने के लिए उन्हें जिद्दा भेज दिया गया। 2007 में बेनजीर भुट्टो जनरल मुशर्रफ की तानाशाही भारी पड़ी उन पर। उन्होंने सेना सरकार के खिलाफ लंबा मोर्चा निकाला था। पंजाब में 1 हफ्ते के लिए नजरबंद कर ली गई। यह है इतिहास वहां का। सोचिए, पाकिस्तान में यह बवाल ऐसे समय हो रहा है जब भारत में G20 समिट होने वाली है, जम्मू कश्मीर में यह बैठक होने वाली है और यह खतरनाक टाइमिंग है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास बताता है जब जब वहां माहौल बिगड़ा है तब तब ध्यान भटकाने के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ खतरनाक कदम उठाए गए हैं। 1958 में पहली बार पाकिस्तान में तख्ता पलट जनरल अयूब खान के खिलाफ बगावत होती है। 1965 ध्यान भटकाने के लिए भारत से जंग। 1969 जनरल याह्या खान ने का सैन्य शासन था, वहां पर तानाशाही के खिलाफ हो रही थी जनता। सोचिए, तानाशाही के खिलाफ हो रही थी जनता। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में जंग। 1977 जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट, जनरल जियाउल हक का सैन्य शासन। 1980 में पंजाब में खालिस्तान को हवा। 1987 में बेनजीर भुट्टो की सरकार बनी, कश्मीर के नाम पर लड़ा चुनाव। 90 का दशक, कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत। 1999 नवाज शरीफ मुशर्रफ में तनातनी, ध्यान भटकाने के लिए कारगिल युद्ध होता है। 2007 बेनजीर भुट्टो की हत्या, सेना पर आरोप। 2008 में मुंबई में 26/11। लेकिन इस बार फर्क 2 है, पहले और अब के मुकाबले। हर बार पाकिस्तान की मदद अमेरिका करता रहा, उसके पास थोड़ा बहुत पैसा होता था। इस बार चीन है, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, युद्ध लड़ने के लिए हथियार नहीं है, तो जाहिर तौर पर युद्ध ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक ऑप्शन है, जिसको लेकर भारत भी बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर है। भारत का नाम लिए बगैर पाकिस्तानी सेना का बयान, बड़ी खबर। जो काम 75 साल दुश्मन न कर पाया, अब वो हुआ। पाक सियासी पार्टी ने सत्ता के नशे में हिंसा की। सोचिए जरा, पाकिस्तान में कोर कमांडर का जो घर है वो पूरी तरह जला दिया गया। किसने जलाया? इन लोगों ने जलाया। भारत सरकार और हमारी सेनाएं पाकिस्तान के हालात पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। सीमा पार से होने वाली हर साजिश को फेल करने की तैयारी पूरी है। एलओसी पर निगरानी बढ़ाई गई है और खुफिया एजेंसी लगातार सिचुएशन की मॉनिटरिंग कर रही है। पाकिस्तान के घमासान के बाद बात कर्नाटक के चुनावी दंगल की करते हैं। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हुई है। देखिए नीचे, शाम 5 बजे तक 66% वोट डाले गए। चुनाव का रिजल्ट 2 दिन बाद 13 मई को आएगा। लेकिन इस वक्त हर कोई जानना चाहता है कि कर्नाटक की कुर्सी पर कौन बैठेगा, कर्नाटक का चुनाव कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए TV9 भारतवर्ष और पोल स्ट्रैट ने एग्जिट पोल किया है। TV9 भारतवर्ष, पोल स्ट्रैट के एग्जिट पोल का अनुमान क्या है? आइए जरा तेजी से देखते हैं। कर्नाटक के 224 सीटों पर बीजेपी को 75 से 85 सीट मिल सकती है। कांग्रेस को 112 से 122 सीटें मिलने का अनुमान। जेडीएस को 21 से 26 और अदर्स को 0 से 4 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है? चलिए इसे भी देखना जरूरी है। TV9 भारतवर्ष और पोल स्ट्रैट के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 36.9% वोट मिल सकता है। कांग्रेस को 40.9% वोट मिलने का अनुमान है, काफी बड़ा ही। जेडीएस को 15.8% वोट मिल सकते हैं, जबकि अन्य के खाते में 6.4% वोट पड़ सकता है। यानी कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में 2% का अंतर नहीं, बल्कि अब थोड़ा ज्यादा है, 4% का अंतर साफ दिखाई दे रहा है।
TV9 भारतवर्ष पोलस्टार्ट के एग्जिट पोल का डेटा क्या कहता है, चलिए इसे समझ लेते हैं। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 112 से 122 सीटों का अनुमान है। बीजेपी नंबर 2 की पोजीशन पर आ सकती है। बीजेपी को 75 से 85 सीट मिल सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक जेडीएस की सीटें घट रही हैं। अब जरा रीजन वाइज को देखते हैं। कर्नाटक 6 रीजन में बटा हुआ है। इन 6 रीजन में वोटर्स ने किस पार्टी को चुना, एक एक करके एग्जिट पोल का अनुमान आपके सामने। सबसे पहले बात सेंट्रल कर्नाटक की 35 सीटों की करते हैं। एग्जिट पोल में सेंट्रल कर्नाटक की 35 सीटों पर कौन बाजी मार सकता है वो दिखाते हैं। बीजेपी 13 से 15 और यहां पर करीब 35 सीटें हैं। कांग्रेस 19 से 21, जेडीएस करीब 0 से 1, अदर्स 0। तटीय कर्नाटक की 21 सीटों पर एग्जिट पोल क्या कहता है, आइए देखते हैं। तटीय कर्नाटक की अगर बात की जाए तो वहां पर करीब 21 सीटें, 15 से 18 बीजेपी, कांग्रेस 3 से 5, जेडीएस 0, अदर्स 0। इसके बाद कर्नाटक के आखिरी रीजन ग्रेटर बेंगलुरु की 32 सीटों का हाल दिखाते हैं। यहां कौन किंग बन सकता है? बीजेपी 32 में से बीजेपी 15 से 16, कांग्रेस 13 से 15, जेडीएस 0 से 2, अदर्स 0। एग्जिट पोल के मुताबिक हैदराबाद कर्नाटक रीजन की 31 सीटों पर क्या हुआ? बीजेपी 5 से 6, कांग्रेस 21 से 23, जेडीएस 1, अदर्स 2, 0 से 2। अब आपको मुंबई कर्नाटक रीजन की 50 सीटों की सबसे सटीक तस्वीर दिखाते हैं। किसे कितनी सीटें मिलने का अनुमान है? बीजेपी 20 से 22, कांग्रेस 28 से 30, जेडीएस 0, अदर्स 0। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 55 सीटें ओल्ड मैसूर रीजन में आती है। एग्जिट पोल में वहां कौन बाजी मारता दिख रहा है, ये देखिए। 5 से 6 बीजेपी, कांग्रेस 27 से 29, जेडीएस 18 से 20, अदर्स 0 से 2। एग्जिट पोल के नतीजे चाहे जो भी हो, अभी भी हर पार्टी अपनी जीत के दावे कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि वो 130 से 35 सीटें जीतेगी। बीजेपी के नेता 140 से ज्यादा सीट जीतने की बात कर रहे हैं। तो जेडीएस को लग रहा है कि वो इस चुनाव की असली किंग बनकर उभरेगी। ये रिपोर्ट। लोग ये चाहते हैं कि ये सरकार को बदलना और ये सरकार को बदल के कांग्रेस पार्टी को लाना और कांग्रेस पार्टी थम्पिंग मेजॉरिटी से चुनाव जीतेगी। So, but our information on ground is very clear that we are going to get 100% complete majority, comfortable majority. We will get absolute majority and we are going to form the government. 136 here about 40,000. कर्नाटक में ये मुस्लिम, राष्ट्रीयवादी मुसलमान, राष्ट्रीयवादी सभी क्रिश्चियन और हिंदुत्ववादी सभी भी भाजपा को वोट दे रहा है। कर्नाटक में 140 को सीट से हम ज्यादा मिले थे। Not only king, we will become, our party will going to be a king. So I am confident that we will have 141 number without anyone's support. We will form the government. The people of the country needs Karnataka as a Congress government. There are a lot of people, all caste people, all classes people, everybody is working for me and voting for the Congress and Jagadish Shetty. With a huge margin, I will get elected. एग्जिट पोल और पोल्स ऑफ पोल में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान है, लेकिन असली नतीजे 2 दिन बाद 13 मई को आएंगे। 3 मई को हम आपको सबसे तेज और सटीक रिजल्ट दिखाएंगे। TV9 भारतवर्ष पर आप सुबह 6 बजे से काउंटिंग के नतीजे देख पाएंगे। जिस वक्त कर्नाटक की जनता ईवीएम का बटन दबाकर नई सरकार के लिए फैसला कर रही थी, ठीक
उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी मिशन राजस्थान में पूरी ताकत के साथ जुट गए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव कैंपेन का शंखनाद कर दिया है। ये देखिए तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान अभियान की शुरुआत नाथद्वारा के श्रीनाथ मंदिर से हुई। पीएम मोदी उदयपुर एयरपोर्ट से सीधे राजसमंद के नाथद्वारा मंदिर पहुंचे। नाथद्वारा में ही प्रसिद्ध श्रीनाथ मंदिर है, जिस वजह से नाथद्वारा को श्रीनाथ नगरी भी कहा जाता है। यहां उन्होंने श्रीनाथ प्रभु के दर्शन कर पूजा अर्चना की। अब सवाल है कि राजस्थान में कई देवी देवताओं के प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो पीएम ने नाथद्वारा को ही क्यों चुना और यहां श्रीनाथ प्रभु के ही दर्शन क्यों किए? सवाल यह भी है कि क्या राजस्थान में जीत का द्वार नाथद्वारा से ही खुलेगा? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आगे देंगे, लेकिन यह माना जाता है कि राजस्थान के बड़े हिस्से और गुजरात में हर शुभ काम की शुरुआत श्रीनाथ जी के दर्शन से होती है। वैसे एक परंपरा यह भी है कि बीजेपी का राजस्थान में चुनावी शंखनाद राजसमंद से शुरू होता है। आज भी जब प्रधानमंत्री मोदी राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा की, स्वागत में जमकर फूल बरसाए। प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए आगे बढ़ते रहे और लोग मोदी मोदी के नारे लगाते रहे। आज का दिन राजसमंद के साथ ही राजस्थान के लिए भी बेहद खास रहा। पीएम ने 5500 करोड़ रुपए की सौगात दी। उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने 23 मिनट तक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस बीच केंद्र सरकार के कामों की जमकर तारीफ की तो गहलोत सरकार पर जबरदस्त निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री मोदी जब राजस्थान सरकार पर गिन गिन कर वार कर रहे थे, गहलोत मंच पर ही मौजूद थे। हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं, देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। जो लोग कदम कदम पर हर चीज वोट के तराजू से तोलते हैं, वो कभी देश के भविष्य को ध्यान में रखकर योजना नहीं बना पाते। पिछले 5 वर्षों से राजस्थान में राजनीतिक लड़ाई का भद्दा रूप देख रहे हैं। जनता के हित के बजाय यहां कुर्सी लूटने और कुर्सी बचाने का ही खेल चल रहा है। ये कैसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है? ये कैसी सरकार है जहां विधायकों को अपने सीएम पर भी भरोसा नहीं है? सरकार के भीतर सब एक दूसरे को अपमानित करने की होड़ लगाए बैठे हैं। जब कुर्सी पूरे 5 साल संकट में ही पड़ी रही हो, तो ऐसे में राजस्थान के विकास की किसे परवाह होगी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री एक ही मंच पर थे। प्रोटोकॉल के लिहाज से गहलोत पहले बोले, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से पहले अपने अंदाज में वार किया। गहलोत ने प्रधानमंत्री से विपक्ष का सम्मान करने की बात कही तो साथ ही उसी मंच से कहा कि राजस्थान अब गुजरात से आगे निकल गया है। की खासियत है, आज यहाँ एक मंच में सब बैठे हुए हैं, कांग्रेस बीजेपी कोई हो, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। लोकतंत्र में दुश्मनी तो होती नहीं, आपस के अंदर विचारधारा की लड़ाई है, सब अधिकार अपनी बात कहने का, और मैं समझता हूं वो परंपरा देश में इस रूप में हो जब देश में प्रेम, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत आपस में सभी जाति सभी धर्म के बीच में हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो मैसेज है हमेशा देश को ऐसा रखे बांध के रखे, पक्ष हो या विपक्ष हो, बिना विपक्ष के पक्ष क्या होता है, विपक्ष का भी सम्मान पूरा हो। और मैं समझता हूं कि इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप खुद भी
तो और ज्यादा मजबूती के साथ में पक्ष विपक्ष मिलकर देश की सेवा करेंगे। पहले हम गुजरात से मुकाबला करते थे तो लगता था कि हम बहुत पीछे हैं। अब मैं समझता हूँ पीछे नहीं हैं, काफी आगे बढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में कांग्रेस की उस दुखती रग को छुआ जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। राजस्थान में कांग्रेस के दो सबसे बड़े कद्दावर लड़ रहे हैं, आमने सामने हैं। गहलोत ने 2 दिन पहले ही पायलट खेमे पर हमला किया था। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अपनी स्पीच में उठाया। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में बीजेपी का एजेंडा सेट कर दिया। लेकिन अब देखते हैं देश और दुनिया की अन्य खबरें टॉप 9 में। नहीं थम रहा है पहलवानों और WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण के बीच विवाद। पहलवान साक्षी मलिक की ब्रजभूषण को चुनौती, कहा नार्को टेस्ट करवाकर खुद को निर्दोष साबित करें। द केरल स्टोरी की टीम ने की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। सीएम योगी ने तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी की शेयर। तस्वीर में फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन, निर्माता विपुल, अमृतलाल शाह और एक्ट्रेस अदा शर्मा आई नजर। दिल्ली में उठी द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग। विश्व हिंदू परिषद ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र, कहा दिल्ली भी ये फिल्म टैक्स फ्री की जाए। दिल्ली में 2 राज्यों में बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे द केरल स्टोरी के निर्माता। तमिलनाडु और बंगाल सरकार के फैसले को दी चुनौती। 12 मई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अमेठी में समाजवादी पार्टी के विधायक की गुंडागर्दी का वीडियो आया सामने। पुलिस थाने में बीजेपी नेता को बुरी तरह पीटा, तमाशबीन बनी रही पुलिस। यूपी निकाय चुनाव में दूसरे चरण में 38 सीटों पर कल होगा मतदान। लखनऊ स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, चुनाव के लिए सुरक्षा के सभी इंतजाम पूरे हो गए। अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में कल सुप्रीम कोर्ट सुना सकती है फैसला। फैसले के बाद तय होगा एलजी और दिल्ली सरकार के बीच सर्विसेज का कंट्रोल किसके हाथ में होगा। सीआरपीएफ के लेथपोरा कैंप पर हमले के साजिशकर्ता के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई। पुलवामा, शोपिया और कुपवाड़ा में 3 आरोपियों की संपत्तियां कुर्की। तीनों पर आतंकियों की मदद करने का आरोप। पालघर में बीच सड़क मारपीट का वीडियो आया। वीडियो में 8 से 10 लोग 2 युवकों को दौड़ा कर पीटते दिखे। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। अब फिक्र मणिपुर की करते हैं। TV9 भारतवर्ष पहला ऐसा चैनल है जो हिंसा के बाद मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंचा है। जितेंद्र, हमारे सहयोगी, वहां पर गए। फर्स्ट चैनल अब जरा ध्यान से देखिएगा। नॉर्थ ईस्ट के इस राज्य में लोगों ने पिछले कुछ दिनों से उत्पात और बवाल का जो दर्द झेला है, उसे आपने अपने भी टीवी चैनलों और अखबारों में देखा और पढ़ा होगा। देश के एक राज्य के हालात के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए TV9 भारतवर्ष ने वहां के लोगों के बीच जाकर उनकी तकलीफ और पीड़ा समझने की कोशिश की है। जितेंद्र शर्मा राज्य में सीसीपुर की उस जगह पहुंचे जहां से इस हिंसा की शुरुआत हुई थी। उन्होंने अपने कैमरे की नजर से हिंसा के बाद का जो मंजर देखा वो अब आपके सामने आने वाला है। तस्वीरों में ये देखिए आप कि कैसे जले हुए घरों के खंडहर दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर इधर उधर जले हुए वाहन पड़े हुए हैं। मकान, दुकान मलबे में तब्दील हो चुके हैं और इनमें रहने वाले लोग अपना सब कुछ छोड़कर जा चुके हैं। अब यहां जिंदगी सामान्य होने लगी है, पटरी पर लौटने लगी है। आप पल भर के लिए महसूस करके देखिए कि घर के बाहर से गोलियों और बमों की आवाज आ रही है। अगले पल आपके ऊपर कौन अटैक कर देगा ये कुछ नहीं पता होगा। सोचकर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इम्फाल के रिलीफ सेंटर में जो लोग ठहरे हैं उनकी आप बीती कुछ ऐसे ही है। जितेंद्र शर्मा की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त इम्फाल के इंडोर स्टेडियम में बने एक रिलीफ कैंप के अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो दंगा प्रभावित इलाके हैं वहां से लोगों को रेस्क्यू कराकर इस रिलीफ कैंप के अंदर लाया जा रहा है, जहां पर उनकी तमाम तरीके की मदद करने के लिए तमाम एनजीओ, इसके अलावा जो लोकल लोग हैं वो सामने आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन हरीश आपको तस्वीरें दिखाए। ये देखिए ठीक सामने यहाँ पर बाकायदा जो दंगा पीड़ित लोग हैं उनके लिए बाकायदा खाने का इंतजाम यहाँ पर 24 घंटे किया जा रहा है।
साथ ही अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर मेडिसिन कैंप यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा खाने पीने का सामान भी लगातार लोगों तक यहाँ पहुँचाया जा रहा है। उसका घर सब जल गया, संपत्ति सब जल गया, कुछ भी नहीं है, अभी रहने के लिए जगह नहीं है। अभी गवर्नमेंट हम लोग चाहता है कि मदद कीजिए इसके लिए, यही सब चाहता है। तो हम लोग अभी चाहता है कि सब घर जल गया तो संपत्ति कुछ भी नहीं, अभी बचा लोग क्या करेगा, अभी उसका बचा लो, उसको सब जल गया, कुछ भी नहीं है, अभी कुछ नहीं बचा है। अभी सब महंगा जिस घर में रखा वो सब चला दे, मेरे ही नहीं हमारे यहाँ पर रहे सबके घर में कीमती सामान सब रखा, उसके घर में भी सब कुछ, ये मेरे भाई का घर में भी कीमती सामान सब जला दिया उन लोगों ने, सब जला दिया। पागल की तरह हम लोग ये चल रहे हैं। मणिपुर की सीसीपुर वो जगह है जहां से 3 मई को हिंसा की चिंगारी सुलगी और फिर देखते ही देखते मणिपुर के दूसरे इलाकों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। वहां आज क्या हालात हैं, ध्यान से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त मणिपुर में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और ये वो जगह है जहां पर दरअसल इस उपद्रव की शुरुआत हुई। हम इस वक्त सीसीपुर के अंदर मौजूद हैं और ठीक बराबर में आप देख सकते हैं ये वो पूरा गांव है जिसको जलाकर राख कर दिया गया उपद्रवियों के द्वारा और जगह जगह आपको उपद्रव के निशान यहां पर साफ तौर पर दिखाई देंगे। चारों तरफ तबाही के निशान आपको साफ तौर पर दिखाई देंगे। ये जितने भी यहां पर घर थे सभी घरों को यहां पर आग के हवाले कर दिया गया। बर्तनों को घरों से बाहर निकालकर, जो सामान रखा हुआ था घरों के अंदर, उसको बाहर निकालकर यहां पर तोड़ा गया, आग के हवाले किया गया। और दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ जितने भी घर के अंदर ये व्हीकल खड़े हुए थे, जितने भी वाहन यहाँ पर खड़े हुए थे, इन वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। दरअसल 100 से ज्यादा ऐसे घर थे जिनको यहाँ पर आग के हवाले किया गया और उसके बाद से लगातार यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है। सीसीपुर में सब कुछ जैसे उजड़ चुका है, चारों तरफ रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर है। घर मकान खंडर में तब्दील हो चुके हैं, यहाँ के लोग अपना सब कुछ छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में एक घर के अंदर हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। घरों के अंदर उपद्रवी घुसे हैं और ये देखिए चारों तरफ आपको आगजनी, इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से जो घर का सामान है वो बाहर पड़ा हुआ है। ये जंगला यहाँ से उखाड़ा गया और उसके बाद अंदर जाकर घर को आग के हवाले किया गया है। और ठीक तस्वीरें देखिए, ये अहाता था इस घर का और इस घर के अंदर पूरे तरीके से तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरे तरीके से तोड़फोड़ की गई है, यहाँ पर पत्थरबाजी की गई और उसके बाद घर को नुकसान पहुँचाया गया। ये देखिए यहाँ पर बाकायदा किस तरीके से ये ऑयल के ज़रिए यहाँ पर आग लगाई गई है। एक ये देखिए यहाँ पर एक्टिवा, ये एक ऑयल यहाँ पर पड़ा हुआ है, इस ऑयल को यहाँ पर बिखेरा गया और उसके बाद घर को आग लगाई गई है। घर के अंदर पर्दे देखिए किस तरीके से जले हुए हैं। घर के अंदर सामान जो है वो पूरा तहस नहस किया गया है। लोग किसी तरीके से अपनी जान बचाकर यहाँ से निकले हैं। पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है और सभी को रिलीफ कैंप में पहुंचाया गया। मणिपुर में हिंसा के वक्त जो मंजर था उसे सबसे बेहतर वही बयान कर सकता है जिसने खुद इसे अपनी आंखों से देखा। हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने मणिपुर से मुंबई लौटे कुछ ऐसे ही छात्रों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि जहां वो ठहरे थे वहां क्या हालात थे। सुनिए जरा उनकी आप बीती। कुछ 500 मीटर या फिर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हमें पूरा नज़ारा दिख रहा था। चारों तरफ आग ही आग, धुएं धुएं, कम्प्लीटली ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरा मणिपुर जल रहा है। मतलब डर का माहौल तो था ही कि अगर ज़्यादा कुछ हो गया है तो फिर कैसे सफ़र करेंगे, कैसे फेस करेंगे हम। आवाज़ तो आ रही थी चिल्लाने का, घर जलने का, धुआं तो हर जगह तो धुआं ही धुआं था, बम फेंकने का आवाज़ आ रहा था। मगर जो पैनिक हो रहा था बाहर, उसके बाद हम लोग भी बहुत डर गए थे क्योंकि आवाज़ इतना ज़्यादा आ रहा था, कुछ ज़्यादा ही डर गए थे क्योंकि इतना पास हो रहा था। तो पॉसिबल तो हमारे यहाँ भी हो सकता है। इतना माहौल बिगड़ गया था, थोड़ा भी आवाज़ की वजह से बाहर वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि अंदर कौन कौन है, स्टूडेंट्स है कि नहीं। हल्का सा भी आवाज़ हो गया तो आ जाते थे। सिक्योरिटी वाले पूरा गेट बंद कर दिया, बोले कि रूम के बाहर नहीं आने का, हॉस्टल के अंदर ही रहो, बाहर नहीं निकलो ज़रा, ठीक है। और वो रेगुलर पेट्रोलिंग करते रहते थे चारों तरफ हमारे हॉस्टल के, क्योंकि जो वो उसका प्रॉब्लम का एरिया था वो ज़्यादा दूर नहीं था। एक दिन ऐसा था कि जिस टाइम पे हमें लाइट वगैरह सब बंद करके, ऑफिशियली आवाज़ ना करके सब लाइट बंद करे, जिसे सामने जो हैं उन्हें पता ना चले कि हॉस्टल में कोई भी है या नहीं है। एरिया से तो प्रॉपरली गन फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी और जो वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे तो वो भी हमारे यहाँ पे प्रॉपरली दिखाई दे रहे थे और सुनाई दे रहे थे।
इस हिंसा का एपिसेंटर था सीसीपुर। सीसीपुर में ऐसे कोई एक दो घर नहीं है जिन्हें जलाकर राख नहीं कर दिया गया, बल्कि सड़क किनारे ऐसे घरों की एक पूरी कतार है। जिस भी घर में जाएंगे उसकी एक अलग कहानी आपको देखने को मिलेगी। चारों तरफ जला हुआ सामान बिखरा पड़ा है। जितेंद्र शर्मा वहां पर गए, उनकी आंखों देखी। ये देखिए, यहां पर पूरा जो सामान रखा हुआ था, ये पूरा एक दुकान टाइप लगता है और इसके ठीक ऊपर परिवार रहा करता था। इस पूरे दुकान को आग के हवाले किया गया। दुकान के अंदर जो सामान रखा हुआ था उस सामान के साथ लूटपाट की हुई साफ तौर पर दिखाई दे सकती है। ये देखिए, फ्रिज किस तरीके से जला हुआ है। पूरा सामान अंदर जो दुकान के अंदर रखा हुआ तो गायब है, लेकिन इसके अलावा दुकान के अंदर आग लगी हुई है। तो साफ ये जो चीजें ये साफ तौर पर बयां करती है कि आखिरकार किस तरीके से 3 मई को जो स्थिति है वो इस जगह यानी कि सीसीपुर में जो एक गांव है, इस जगह पूरे तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। और इस घर के बाहर आपको ताला लटका हुआ दिखाई दे रहा होगा और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ताले को तोड़ा गया। और उसके बाद इस घर के अंदर भी ये देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऑयल बिखरा हुआ है, यानी कि यहाँ पर तेल डालकर आग लगाई गई है। इस बात के निशान साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कुछ बॉटल्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से इस घर को भी आग के हवाले किया होगा। एक तस्वीर यहाँ पर है, मैं चाहूँगा कैमरामैन आपको दिखाए। ये जो घर आप देख रहे हैं ये दरअसल घर इसी परिवार का हो सकता है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, घर जो परिवार वाले हैं इनकी तस्वीर यहाँ पर जली हुई हालत में पड़ी हुई है। सीसीपुर का एक कॉन्वॉय गांव है, या कह सकते हैं कि गांव था। यहां हिंसा के पहले एक अहाते में 4-5 घर हुआ करते थे, लेकिन 3 मई को उपद्रवियों की भीड़ ने ऐसा धावा बोला कि पूरे इलाके को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। अब वहां कुछ बचा है तो उस भयावह मंजर को बयां करते घरों का जला हुआ सामान। जितेंद्र शर्मा की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आप लोग इसी इलाके के लोकल हैं? आप लोगों ने देखा था हुआ क्या था? हम लोग वहाँ पीस रैली चल रहा था, उसी टाइम उन लोग आके पूरा घर जलाया और हम लोग भी सारा रैली चलने वाला को नीचे गया और एकदम झगड़ा शुरू हो गया। अच्छा, कितने लोग थे वो लोग? वो लोग बहुत ज़्यादा थे। अच्छा। तो ये देखिए, चारों तरफ जितनी भी जगह आप ये देख रहे हैं इस वक्त, ये दरअसल कॉन्वॉय गांव है और इस पूरे गांव को आग के हवाले किया गया। और इसी कॉन्वॉय गांव से ये पूरा उपद्रव शुरू हुआ, ऐसा यहाँ के लोकल्स का कहना है। वो यहाँ पर एक पीस रैली निकाल रहे थे और उसी दौरान जो दूसरा समाज है उन्होंने यहाँ पर अटैक किया इनकी रैली के ऊपर। जो उपद्रवी हैं उन्होंने उसके तुरंत बाद इसका मौका उठाते हुए पूरे गांव को ना सिर्फ आग के हवाले किया बल्कि पूरे गांव में जमकर तोड़फोड़ भी की है। और साफ तौर पर चारों तरफ आप देख भी सकते हैं किस तरीके से इस पूरे गांव को तहस नहस यहाँ पर कर दिया गया। अब यहाँ एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा दें कि मणिपुर में हिंसा भड़कने की वजह क्या थी। मणिपुर में 38 लाख की आबादी में आधे से ज़्यादा मैतेई समुदाय के लोग हैं। यहाँ मैतेई समुदाय आदिवासी दर्जे की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदाय दर्जा देने के विरोध में। मैतेई समुदाय ने दर्जा हासिल करने के लिए मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका दी है। 3 मई को कोर्ट से सिफारिश पूरा करने के निर्देश दिए गए। फैसले के विरोध में चुराचंदपुर और में रैली बुलाई गई। रैली के बाद ही कई जगह तोड़फोड़ और बवाल शुरू हो गया। मणिपुर में जिंदगी अब पटरी पर लौटने लगी है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हालात सामान्य करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दे दिए। मणिपुर में हिंसाग्रस्त इलाकों में सेना, असम राइफल्स की तैनाती की गई। सीएपीएफ की 52 कंपनियां हिंसाग्रस्त इलाकों में तैनात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहत पहुंचाने के लिए सरकार को निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भोजन, राशन, चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान की जाएं। राहत शिविरों में पीड़ितों के लिए उचित व्यवस्था हो। विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।